एक बहुत ही विशाल मगध साम्राज्य था। पृथ्वी से कोसों दूर एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत दुनिया। वहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक शक्तियों का भंडार था। उन शक्तियों के जरिए हर कोई उस मगध साम्राज्य पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। मगध साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता, वह एक नया कानून बनाता और कमजोर लोगों को उस कानून का शक्ति से पालन करना पड़ता। मगध के जाने माने साम्राज्य में से एक था पाटलिपुत्र साम्राज्य, और उस पाटलिपुत्र साम्राज्य में एक बड़ा ही प्रसिद्ध शहर था, केतु शहर। और आज केतु शहर के लंबे चौड़े मैदान में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। यह सभी पुरुष शक्तिपीठ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों को परखना चाहते थे, और इस शक्तिपीठ पर 12 सितारे थे। इन्हीं 12 सितारों को जो भी पा लेता, वही पुरुष सर्वशक्तिमान माना जाता। हर्षवर्धन 4 साल पहले शक्तिपीठ पर से 12 सितारों को हासिल कर चुका था, और हर्षवर्धन की अचानक शक्तियां चौथे शक्तिपीठ पर आकर रुक गई। तभी से हर्षवर्धन योद्धा 12वीं शक्ति को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हर्षवर्धन अपनी इसी सितारे की शक्ति को परखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार जरूर मेरी शक्तियां 12 सितारे तक पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर गुरु द्रोणाचार्य का एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा मैदान में बैठे सभी लोगों के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले इंसान का नाम है वीर हर्षवर्धन योद्धा। जैसे ही हर्षवर्धन योद्धा का नाम पुकारा गया, वह हजारों लोगों की भीड़ में से बाहर निकल कर आया, और वह अपने पैरों से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए ऊंचाई पर रखे एक मजबूत पत्थर की तरफ चलने लगा, जिसका नाम था शक्तिपीठ। शक्तिपीठ के ठीक सामने पहुंचने के बाद हर्षवर्धन के मन में बहुत सारी बातें याद आ रही थी। हर्षवर्धन जब 6 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था, और 11 साल की उम्र तक तो 12वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर वह 13 साल की उम्र में शून्य रैंक से बढ़कर एकलव्य रैंक पर आ गया था। मौर्य दल के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कोई 13 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके थोड़ी देर ही बाद कुछ ऐसा हुआ, अचानक से वीर योद्धा हर्षवर्धन फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यह सब सोचते हुए हर्षवर्धन ने खुद अपने हाथ का पंजा शक्ति पीठ पर रखते हुए आगे की ओर बढ़ाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अब उसने अपने पंजे को शक्तिपीठ पर बने हुए गोल चक्कर पर रखा, जिसमें से बहुत सारी शक्तियां निकल रही थी। कुछ देर खामोशी के बाद हर्षवर्धन योद्धा के कानों में एक आवाज सुनाई दी, 5वां सितारा। शक्ति बहुत ही कम, हर्षवर्धन का प्रदर्शन और भी खराब। यह आवाज जैसे ही हर्षवर्धन के कानों में सुनाई दी, उस योद्धा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति पीठ पर गड़े हुए 3 शब्दों चौथे सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा कोशिश की थी। शक्तिपीठ के सामने खड़े हुए हर्षवर्धन ने अपने मन ही मन कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मान सकता। खुद पर नाराजगी जाहिर करते हुए हर्षवर्धन ने दोबारा 3 से 4 बार अपने हाथ के पंजे को शक्तिपीठ पर रखकर देखा, लेकिन उसको हर बार अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था, जिसने पिछले 4 सालों से उसकी नींद हराम कर रखी थी। उधर मैदान में से हजारों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ऐ शून्य रैंक, अब नीचे भी आ जाओ। अगर बार बार शक्तिपीठ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 4 वर्षों से चौथे सितारे पर नहीं होता। उसके इतने कहते ही वहां बैठे सभी लोगों ने मजाकिया अंदाज में
हर्षवर्धन पर हंसना शुरू कर दिया। यह हंसी के टाहके पूरे मैदान में गूंजते हुए हर्षवर्धन के कानों में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। हर्षवर्धन ने मैदान में से निकलने के लिए अपने पैरों को आगे की ओर बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब हर्षवर्धन का मैदान में बैठे उन सभी लोगों ने मजाक करना चालू कर दिया। क्यों भाई साहब, एक बार फिर से हर्षवर्धन ने यह साबित कर दिया। वह पिछले 4 सालों से शून्य रैंक पर था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही यह हीरो बन गया था। मैदान में बैठे सभी लोगों ने कहा, हाँ भाई, तूने सही कहा। अब हमारे हिसाब से शून्य की कीमत गोरखा दल में किसी कबाड़े से कम नहीं है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे गोरखा दल के जांबाज लीडर महेंद्र उसके पिता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसको कब का मगध साम्राज्य से बाहर फेंक दिया होता। सभी लोगों के मुंह से निकलते तहाने हर्षवर्धन योद्धा के दिल में घबराहट और बेचैनी पैदा कर रहे थे। यह घबराहट हर्षवर्धन के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद हर्षवर्धन की सबसे अच्छी फ्रेंड मीरा भी समझ चुकी थी। मीरा लोगों की भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और मीरा ने हर्षवर्धन के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल एक दूसरे की नजर आपस में मिली, जिससे हर्षवर्धन की बेचैनी कम हुई। कुछ ही देर में वह दोनों साथ साथ कदम चाल चलते हुए मैदान से बाहर जाने लगे। हर्षवर्धन अपने घर मौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी उदास दिखाई दिए हर्षवर्धन का मनोबल मीरा ने बढ़ाते हुए कहा, हर्षवर्धन, तुम्हें उन सभी लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मीरा ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक न एक दिन तुम जरूर एकलव्य बनोगे। मीरा अपने एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड को समझा रही थी, लेकिन इस वक्त हर्षवर्धन के दिल और दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही है। एक तरफ जहां हर्षवर्धन की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसकी घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन हर्षवर्धन उस परेशानी से बिल्कुल अनजान था। हर्षवर्धन और मीरा आखिरकार अपने महल पहुंच गए। मौर्य महल में हर्षवर्धन के पिता महेंद्र, जो कि गोरखा दल के लीडर भी थे, अपने दल के साथ बैठकर बुजुर्गों से किसी खास मुद्दे पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही महेंद्र की नजर अपने बेटे हर्षवर्धन पर पड़ी, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वह अपनी मीटिंग को वहीं पर रोककर हर्षवर्धन के पास चले गए। महेंद्र ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, हर्षवर्धन तुम मेरे वीर योद्धा बेटे हो, गोरखा दल के लीडर महेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम हिम्मत मत हारना। इस वक्त मौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर हर्षवर्धन पर थी। तभी अचानक एक लड़की अपने लंबे लंबे पैरों के साथ मौर्य महल के दरबार में अंदर दाखिल हुई। इस लड़की का नाम ओलीमान था। ओली के दादाजी पाटलिपुत्र साम्राज्य के सेना नायक रह चुके थे और ओली आकाश दल की लीडर होने वाली थी। आकाश दल एक पाटलिपुत्र साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक दल था। यह इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी छोटी कम उम्र में आकाश दल का लीडर बनने वाला था। ओली को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ महेंद्र भी परेशानी में पड़ गए, क्योंकि सभी लोग जानते थे यह कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि यह आकाश दल की लीडर होने वाली थी। ओली का इस तरह से अचानक से महल में आना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर गोरखा दल के प्रमुख महेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। ओली, ना कोई संदेश ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक सभी कुशल मंगल तो है। महेंद्र के सवाल पर ओली ने अपने हाथ की ताली बजाते हुए बॉडीगार्ड की ओर इशारा किया। इशारा पाते वह सभी एक कदम आगे आए। वह बॉडीगार्ड बड़े से पीले रंग के बॉक्स को अपने हाथों में पड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए ओली ने कड़क और तेज आवाज में कहा,
मुझे पता चला है हर्षवर्धन इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं हर्षवर्धन के लिए एक खास सामान लेकर आई हूँ। इसे पीने से इसकी खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएंगी। महेंद्र ने हर्षवर्धन की ओर देखकर दोबारा ओली को देखते हुए कहा, लेकिन ओली, हम तुमसे कोई सामान नहीं ले सकते। वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। महेंद्र की बात जब तक पूरी भी नहीं हुई थी और कमांडो ने उसे बॉक्स को खोल दिया, सभी लोगों को बॉक्स में पीले रंग की जूस से भरी बोतल दिखाई दे रही थी। महल में खड़े सभी लोगों ने इस जूस को पहचान लिया था। महेंद्र ने उस जूस की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, जादुई जूस? यह तो बहुत कीमती जूस है। हम तुमसे इतना कीमती सामान बिल्कुल भी नहीं ले सकते ओली। ओली ने बगैर समय गवाए महेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना, ये जादुई जूस हर्षवर्धन के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है इस जादुई जूस को हर्षवर्धन को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब शहर में हर्षवर्धन के लिए तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी है। ओली की बात का जवाब देते हुए महेंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ ओली, और मैं यह भी जानता हूँ इस जादुई जूस के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इससे हर्षवर्धन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 12 सितारों से ऊपर नहीं है। तुम यह जानती हो ही, 12वीं सितारे से कम शक्ति वाला कोई जूस को लेगा तो उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। महेंद्र अपनी बात को पूरी करते उससे पहले ही ओली ने रोकते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ शक्तियां और भी कम हो सकती हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। हर्षवर्धन का सितारा तो वैसे भी चौथे पर है, हर्षवर्धन के पास हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले महेंद्र कुछ कहते, ओली की इस बात पर अब हर्षवर्धन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अपनी शक्तियों को इस तरह से कभी नहीं बढ़ाऊंगा। ओली, तुमने सोच भी कैसे लिया? ओली ने भी इस बात का जवाब तुरंत दिया, अच्छा तो तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 4 साल से बढ़ा रहे हो। ओली की इस बात का हर्षवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। ओली ने महेंद्र के पास जाकर उन्हें बड़ी ही शान से कहा, ठीक है, आप इस जादुई जूस को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते, तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? ओली की इस बात पर महेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, हम तुमसे इस जादुई जूस को लिए बिना भी जो तुम्हें चाहिए वो दे सकते हैं। ओली ने बिना डरे हुए कहा, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले मेरा और हर्षवर्धन का जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे तोड़ना चाहती हूँ। ओली के मुंह से इस बात को सुनकर हर्षवर्धन और उसके पिता महेंद्र और महल में बैठे हुए लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए महल में खामोशी छा गई। वहां पर बैठे हुए लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ओली ने अपने और हर्षवर्धन के रिश्ते को तोड़ने की बात कह डाली। अगले ही पल महेंद्र ने नाराजगी जाहिर करते हुए चिल्लाते हुए कहा, ओली, यह जानते हुए भी यह रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना यह कितना गलत माना जाता है। महेंद्र की नाराजगी के जवाब में ओली ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, यह रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। आज मेरी और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां चौथे आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जबकि हर्षवर्धन पिछले 4 वर्षों से वहीं पर अटका हुआ है। ओली के मुंह से अपनी और अपने परिवार का अपमान होते हुए देखकर अब हर्षवर्धन से सहा नहीं जा रहा था। उसे ओली पर बहुत क्रोध आ रहा था। तभी ओली ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, और वैसे भी सभी लोग जानते हैं 4 मैं इस समय आकाश दल की लीडर बनने वाली हूँ। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मेरा किसी शक्तिहीन मनुष्य के साथ कोई रिश्ता ना हो, इसलिए अच्छा यही होगा
कि यह संबंध आगे चलने से पहले यहीं पर खत्म हो जाए। आकाश दल की लीडर बनने वाली बात पर ध्यान देते हुए महेंद्र ने ओली से कहा, तो यह है तुम्हारा असली रूप, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक दिखावा था। तुम्हें परिवार की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारे सिर पर तो केवल सबसे बलवान बनने का जोश सवार है, इसीलिए तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो। इस बार तो ओली ने गुस्ताखी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे उसे व्यक्ति से अपना नाता जोड़ लूं जो पिछले 4-5 वर्षों से अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा पाया। ओली की इस बात का सही में किसी के पास में कोई उत्तर नहीं था। तब ओली ने दोबारा जादुई जूस की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी बातों को स्वीकार कर लें और इस जादुई जूस को लेते हुए इस संबंध को यही तोड़ दे, क्योंकि आप भी जानते हैं यह जादुई जूस कितना अनमोल है और हर्षवर्धन के लिए कितना जरूरी है। अब हर्षवर्धन के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो ओली के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी नजर से नजर मिलाकर बोला, ठीक है, तुम्हें इस संबंध को तोड़ना है। हर्षवर्धन बोला, चलो इस रिश्ते को यही तोड़ते हैं। हर्षवर्धन के इतना ही कहते ही महल में खड़े सभी लोग उन दोनों के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी हर्षवर्धन ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस संबंध को तोड़ने से पहले हमारी शादी का स्वयंवर होगा, फिर मैं उसके बाद इस संबंध को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दूंगा। बताओ तुम्हें कबूल है? हर्षवर्धन की इस बात पर ओली ने चीखते चिल्लाते हुए कहा, यह तुम क्या फालतू की बकवास बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बड़ी बदनामी होगी। तब हर्षवर्धन ने बहुत सोच समझकर कहा, जो तुम कर रही हो क्या उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों परिवारों की ही हो। इस जवाब पर ओली ने क्रोध भरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं उसी हर्षवर्धन से बात कर रही हूँ जिससे कुछ वर्ष पहले मिली थी। हर्षवर्धन ने बिना समय गवाए उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे तुम जादुई जूस की आड़ में इस संबंध को समाप्त करने के लिए बिना सोचे विचारे महल में चली आई। इतनी बातें करते हुए हर्षवर्धन और ओली दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को क्रोध भरी नजर से देख रही थी। महल में माहौल को गर्माता हुआ देखकर ओली के कमांडो अपनी जगह से आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अगले ही पल ओली ने अपने हाथ का इशारा अपने बॉडीगार्ड की ओर किया। इशारा पाते ही उन्होंने अपने आप को वहीं पर रोक लिया। ओली ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे पास एक समाधान है जिससे इस संबंध का हम दोनों मिलकर फैसला कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने ओली से पूछा, वह कौन सा समाधान है? ओली ने कहा, 5 साल बाद हम दोनों के बीच में एक युद्ध होगा। अगर उस युद्ध में मैं जीत गई तो तुम्हें इस संबंध को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहते हो। ओली की यह शर्त सुनते ही मौर्य महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब सभी लोगों की नजरें हर्षवर्धन के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या हर्षवर्धन अपनी मंगेतर की शर्त को मानेगा? आखिरकार क्या परेशानी रही होगी? हर्षवर्धन की शक्तियां पिछले 4 वर्षों से नहीं बढ़ पा रही, कैसे लड़ पाएगा? हर्षवर्धन अपने से ताकतवर ओली से आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल आदिकाल ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सुनते रहिए स्टोरी हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा।